हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न विद प्रीतम चौधरी में। ये वो प्लेटफॉर्म है जिस पे हम तैयारी कर रहे हैं एट प्रेजेंट में कॉमन जो एंट्रेंस टेस्ट है या एक पात्रता परीक्षा है राजस्थान की ग्रेजुएशन लेवल की, उस पे अभी हमारा फोकस है। इसके लिए स्पेशली जो हमारी रिवीजन सीरीज मैं कहूँगी कि वो मैंने स्टार्ट की है इन कॉन्टेक्स्ट टू दी टफ टॉपिक्स। जो टफ टॉपिक हमारे हैं लिस्ट बनाई गई है उसके ऊपर बेस्ड है ये। इसके अतिरिक्त आपको कोई भी टॉपिक जिस पे चाहिए हो वीडियो या कंटेंट, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। उस पे मैं कोशिश करूंगी कि आपको कंटेंट या वीडियो जो है उस पे जल्द से जल्द उपलब्ध कराऊं। आज का हमारा ये जो टॉपिक है ये इकोनॉमिक्स का है, अर्थशास्त्र से, जो कि इंडिया लेवल का है। उसमें से ये टॉपिक है राजकोषीय नीति। ये टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा या फिर आपका किस प्रकार से आएगा, मैं डिफरेंट स्टेप्स पे आपको बताऊंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, आप इसको इजीली 20 to 25 मिनट्स के अंदर कवर कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले तो दो प्रकार की नीति होती हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था को सही सुचारू ढंग से चलाने के लिए अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार के कोई अप एंड डाउन आर्बिट्रेरी तरीके से नहीं आए। देखिए, अप एंड डाउन आते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी के अंदर, लेकिन वो इस तरीके से नहीं आए कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। तो इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाता है, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति, ये दो नीतियां होती हैं जिनको हमारे जो वित्त मंत्रालय कहें, हमारे देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बाकी जो बैंक्स होते हैं वो सभी फॉलो करते हैं। तो सबसे पहली बात हमें ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति में डिफरेंस क्या है। देखिए, राजकोषीय जो नीति है इसका उपयोग केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा अर्थव्यवस्था को स्टेबल रखने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नीति बनाई जाती है वो कौन सी होती है, राजकोषीय नीति। इसी के अतिरिक्त जो कि मॉनेटरी टर्म्स को सही रखने के लिए केंद्रीय बैंक के द्वारा जो नीति बनाई जाती है वो होती है आपकी मौद्रिक नीति। तो राजकोषीय नीति कौन निर्माण करता है, केंद्र सरकार। मौद्रिक नीति का कर्ता धर्ता कौन है, केंद्रीय बैंक। और इंडिया के अंदर केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हम कह सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है रेस्पॉन्सिबल है मौद्रिक नीति बनाने के लिए। मौद्रिक नीति को इंग्लिश में हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ये है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, इसमें राजस्व यानी कि सरकार जो टैक्स लगाती है, टैक्स रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, इनसे संबंधित नीति प्रावधान करती है। और इस वाली नीति के अंदर अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह है, यानी कि कैश मनी किसी भी इकोनॉमी के अंदर कितना जाएगा और ब्याज दरें कितनी होंगी, जो आपकी रेट्स होंगी, डिफरेंट लोन की रेट्स जो होती हैं उनका निर्धारण कैसे होगा वो किया जाता है मॉनेटरी में। तो आपको फिर से जो क्वेश्चन है वो यहां से ऐसे पूछा जा सकता है कि राजकोषीय नीति का निर्धारण कौन करता है, मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो इसमें आपके रिजर्व बैंक और आपका केंद्र सरकार आंसर हो जाएगा। मौद्रिक नीति के प्रमुख घटक हैं या फिर हम कहें तत्व हैं या इंग्रेडिएंट्स हैं, तो वो हो जाएगा, इसमें धन का प्रवाह है और ब्याज दरों का विनिमय, ये इनके प्रमुख तत्व हैं। अब देखिए नेक्स्ट इनका डिफरेंस यदि देखें, वित्त मंत्रालय केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, देश का सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ऐसे अमेरिका में देखें तो फेडरल बैंक हो जाएगा। पैमाना क्या होता है इन दोनों में डिफरेंस का, ये आपकी राजकोषीय चल रही है और ये मौद्रिक नीति है। पैमाना होता है पूंजीगत व्यय एवं कर और यहाँ पे पैमाना होता है ब्याज दर, यानी कि इनको आधार बना करके फेर बदल किए जाते हैं। यहाँ पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इनको बोलते हैं हम, इंग्लिश में कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसको बोलते हैं टैक्स, कर को, और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होती है उसको आधार बनाया जाता है। प्रभाव, राजकोषीय जो नीति होती है इसका प्रभाव पड़ता है बजट घाटे पे,
यानी कि जो ओवरऑल बजट बनाया जाता है उसके अंदर कितना डेफिसिट में रहा है या सरप्लस में रहा है, तो बजट जो डेफिसिट होता है उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पे जो मौद्रिक नीति के द्वारा जो इंटरेस्ट रेट तय की जाती हैं, जो ब्याज दर तय की जाती हैं, उससे किस पे प्रभाव पड़ेगा? उधार लेने पे। ऑब्वियस सी बात है कि कोई एक जगह पे तो उधार लेने की इंटरेस्ट रेट जो है ब्याज दर वो है 3%, एक जगह पे है 4%। तो जहां पे 3% की जो दर पे उधार मिलता है तो वहां पे ज्यादा उधार लिया जाएगा, 4% पे कम लिया जाएगा। तो उधार लेने की और इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, महंगाई, ये क्या होती है आपकी महंगाई, किस प्रकार से प्रभावित करती है, ये हम आगे चलते हुए पढ़ेंगे कि ब्याज दर जो होती है वो महंगाई को कैसे प्रभावित करती है। अर्थव्यवस्था के विकास को केंद्रित करके ये नीति निर्धारित की जाती है। और यहाँ पे मौद्रिक नीति जो निर्धारित की जाती है वो अर्थव्यवस्था की स्थिरता को देख करके निर्धारित की जाती है, यानी कि अर्थव्यवस्था में फ्लक्चुएशंस ना आए ज्यादा, अर्थव्यवस्था में एकदम से मंदी ना आए, ना ही अर्थव्यवस्था एकदम से उछाल पर जाए। तो वो कार्य किसका होता है? रिजर्व बैंक का मौद्रिक नीति के द्वारा निर्धारण करना। और डेवलपमेंट रिलेटेड जो प्रोसीजर्स होते हैं वो राजकोषीय नीति में आते हैं। अब सरकार की जो, ये तो हमने अंतर के बारे में समझ लिया। सरकार की जो राजकोषीय नीति है यानी कि जो फिस्कल पॉलिसी है वो बजट के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। सरकार कैसे बताएगी कि भाई हमारे आने वाले वर्ष के अंदर हमारी कौन सी नीति रहने वाली है, हमारे कितने टैक्सेज हम इम्पोज करेंगे, कितना टैक्स कलेक्शन होगा, ये सब का जो निर्धारण होता है वो किसके माध्यम से होता है, किसके द्वारा अभिव्यक्त होता है? बजट के द्वारा होता है। ये चीज आप याद रखेंगे कि फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय जो नीति है, ये अपने किस फॉर्म में आप और हमको कैसे पता चलती है? बजट के थ्रू पता चलती है। इस पॉलिसी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? अभी इस क्लास में हम राजकोषीय नीति को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम मौद्रिक नीति के बारे में समझेंगे। तो राजकोषीय नीति के अन्य नाम जो है आय एवं व्यय नीति, क्योंकि बजट क्या होता है? आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, तो आय और व्यय नीति बोल सकते हैं, बजट ये नीति बोल देंगे। और कराधान नीति यानी कि टैक्सेशन पॉलिसी, क्योंकि गवर्नमेंट जो बजट बनाती है वो किसके आधार पर बनाती है? कितना टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, तो टैक्सेशन पॉलिसी भी इसका नाम है। ये आपसे पूछ सकते हैं राजकोषीय नीति के निम्नलिखित में से कौन से अन्य नाम नहीं है या कौन से अन्य नाम से नहीं जानी जाती है। उस केस में आपको इसके तीनों अन्य जो नाम हैं वो याद होने चाहिए। अब राजकोषीय नीति के उद्देश्य, एम ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। एम ऑफ द फिस्कल पॉलिसी क्या है? सबसे पहला जो एम है, राजकोषीय नीति किसने बनाई थी? सरकार ने। सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा ये एग्जीक्यूट की जाती है। इसके प्रमुख जो उद्देश्य हैं, एम है, वो संसाधनों की गतिशीलता, यानी कि एक देश के अंदर उपस्थित जितने भी संसाधन हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों क्षेत्रों में उपलब्ध जो काम है उसको संतुलन बनाते हुए डेवलपमेंट आगे बढ़े। क्योंकि अभी अभी हमने देखा था इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? ये उसका प्रमुख उद्देश्य था कि जो देश का विकास सुनिश्चित करना। तो उसी सीरीज के अंदर जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर क्या होते हैं? प्राइमरी देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में आती है कृषि, एग्रीकल्चर आता है। सेकेंडरी के अंदर आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग, अगर किसी को ये याद नहीं है, यानी कि विनिर्माण ये आता है। और टर्सरी के अंदर आता है सर्विस सेक्टर, यानी कि आपका सेवा क्षेत्र। तो इन तीनों क्षेत्रों को सही संसाधन उपलब्ध रहे और इसी के अनुसार कार्य हो, ये सुनिश्चित किससे किया जाता है? राजकोषीय नीति से किया जाता है। सामाजिक न्याय, सरकार की जो टैक्स पॉलिसी है, सामाजिक न्याय एक राजकोषीय नीति के द्वारा कैसे सामाजिक न्याय दिलाएगी सरकार? देखिए, सरकार इसके अंदर जो लोग उच्च वर्ग के हैं, जिनके पास पहले से अधिक पैसा है, उन पे ज्यादा टैक्स लगाएगी। और जो लोग कम पैसे वाले हैं, निम्न वर्ग के हैं, उनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाएगी या फिर कम टैक्स लगाएगी। इसके माध्यम से, अपनी इस फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से सरकार क्या करती है? समाज के अंदर सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित करती है
कि जो गरीब है वो गरीब ही ना बना रहे, उसका पैसा उसके पास रहे, तो कम टैक्स लगाया जाता है या नहीं भी लगाया जाता और उच्च वर्ग से अधिक पैसा लिया जाता है समानता स्थापित करने के लिए। तो सामाजिक न्याय भी इसका एक क्या है, उद्देश्य है। नेक्स्ट जो तीसरा उद्देश्य फिस्कल पॉलिसी का है वो है मूल्य की स्थिरता। हालांकि जो मूल्य की जो स्थिरता है वो ज्यादा आपकी प्रभावित होती है मौद्रिक नीति से। मूल्य की स्थिरता का मतलब होता है कि मान लीजिए पहले कोई पेन, जो पेन इससे मैं लिख रही हूं, ये पेन मान लीजिए पहले 100 रुपए में आ जाता था, लेकिन आज के दिन जो है यही पेन 200 रुपए में आ रहा है, तो रुपए का मूल्य गिर गया है। अब जो रुपया है उसके अंदर स्थिरता नहीं रही, क्योंकि चीज तो वही है, पेन तो सेम टू सेम है, पेन में कोई बदलाव नहीं हुआ। पहले ये 100 रुपए का आ रहा था, अब ये 200 रुपए का आ रहा है, तो जो पैसे का मूल्य है वो क्या हो गया, गिर गया। तो इसी प्रकार से पैसे का जो मूल्य है वो स्थिर रहे, ये भी आपकी जो राजकोषीय नीति है ये निर्धारित करती है। रोजगार का सृजन करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है, पूर्ण रोजगार का संरक्षण, ये हमारी जो राजकोषीय नीति है उसमें इस प्रकार से टैक्सेशन किया जाता है कि जहां पे जो क्षेत्र रोजगार ज्यादा सर्जित करते हैं उनके ऊपर कम टैक्स लगाया जाए। जैसे कि विनिर्माण की जो फैक्ट्री वगैरह हैं, इनके अंदर यदि कम टैक्स लगाएंगे तो जो मालिक है वो क्या करेगा, उस पैसे को और ज्यादा लोगों को रोजगार देने के अंदर अपना विनिर्माण बढ़ाने में यूज करेगा। तो ऐसे प्रकार से क्या किया जाता है, अपनी नीति के अंदर उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता है और उसी के हिसाब से फिर क्या किया जाता है, टैक्सेशन किया जाता है, कर लगाया जाता है। तो रोजगार, पूर्ण रोजगार का सृजन भी सुनिश्चित करती है केंद्र सरकार, किसके द्वारा, राजकोषीय नीति के द्वारा। आपको ये सारी हेडिंग्स याद करनी है। क्वेश्चन यदि आएगा तो क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य है राजकोषीय नीति का। तो ये जो उद्देश्य हैं जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, मूल्य स्थिरता, पूर्ण रोजगार सृजन, भुगतान का संतुलन, पेमेंट बैलेंस, ये इनमें से क्या हमारे प्री डिफाइंड उद्देश्य हैं। इन्हीं के ऊपर बेस करके राजकोषीय नीति बनाई जाती है। तो ये आपको ये हेडिंग्स एटलीस्ट पूरी की पूरी याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। भुगतान संतुलन या पेमेंट बैलेंस क्या होता है, कोई भी सरकार अपने खुद के देश से निर्यात भी करती है और आयात भी करती है। जब आयात करती है तो बदले में जो भुगतान होता है वो इंटरनेशनल करेंसी के अंदर देना होता है, और जो इंटरनेशनल करेंसी होती है वो किसी देश के पास उपलब्ध होती है उसकी खुद की करेंसी की वैल्यू के आधार पे। तो भुगतान का जो संतुलन है ये बना रहे, ये भी क्या होगा, इस राजकोषीय नीति से ही संतुलन स्थापित रहेगा। अगर राजकोषीय नीति के अंदर गड़बड़ है तो दैट मीन्स हमारा खजाना खाली होगा, तो हम भुगतान नहीं कर पाएंगे। और खजाना खाली होगा या नहीं होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, टैक्सेशन पे, और वही क्या है, राजकोषीय नीति। तो इसलिए एक उद्देश्य क्या हो गया आपका, भुगतान संतुलन। ओके, राजकोषीय नीति के प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं, यानी कि किन टूल्स के माध्यम से राजकोषीय नीति का जो है भौतिक स्तर पे क्रियान्वयन किया जाता है, इसको ग्राउंड लेवल पे कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। टूल्स और इंस्ट्रूमेंट ऑफ द फिजिकल पॉलिसी। आपसे यहां से भी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सीधे इस हेडिंग से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से राजकोषीय नीति के उपकरण हैं या नहीं है, या इनमें से कौन से राजकोषीय नीति के उपकरण हैं, एक या दो, दो या तीन, या एक दो तीन। इस प्रकार के क्वेश्चन आने की जो है यहाँ से संभावना है। तो देखिए राजकोषीय नीति के उपकरणों में एक तो आता है टैक्सेशन, कर एवं कराधान, सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से डेवलपमेंट के लिए या कोई और प्रोजेक्ट के लिए जो भी खर्चा किया जाता है सरकार के द्वारा जनमानस की भलाई के लिए, उसको बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेट, घाटे का वित्त पोषण करने हेतु जो इंटरनल लोन या इंटरनेशनल लोन, यानी कि खुद विद इन दी कंट्री, देश में से ही लोन उठाना, और या फिर जो अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड,
या एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन जैसी संस्थाओं से पैसा उठाना, इनसे क्या हो, ये सब किसमें काउंट होते हैं? आपके सार्वजनिक ऋण के अंदर, जो कि एक सरकार के द्वारा लिया जाता है। इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है कि पैसा विकास के उद्देश्य से लगाना। सरकार इसके लिए क्या करती है? बाहर से भी पैसा इनवाइट करती है लगाने के लिए विकास के उद्देश्य से। और डिसइन्वेस्टमेंट होता है कि सरकार की अपनी जो खुद की प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जांपल सरकार के द्वारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर हम मान लेते हैं लेटेस्ट एग्जांपल जो चल भी रहा है, रेलवे। रेलवे जो है ये सरकार का उपक्रम है, दैट मीन्स ये सरकारी संपत्ति कंप्लीटली। अब सरकार जो रेलवे का कंप्लीट सिस्टम है उसमें से मान ले बोल दे कि 10% जो है वो हम प्राइवेट हाथों में देंगे, प्राइवेट एंटिटीज को देंगे ऑपरेट करने के लिए 100 में से, तो ये क्या हो जाएगा? डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो निवेश और विनिवेश की जो नीति होती है, निवेश जो कि पैसा लगाया जाता है और आगे कारोबार बढ़ाने के लिए, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल बाहर के लोग आकर के लगाएं। विनिवेश होता है जो ऑलरेडी है उसमें से प्राइवेटाइज करना, हिस्सा दूसरों को देना, पार्टिसिपेशन दूसरों का बढ़ाना। तो ये प्रमुख रूप से, और एक सरकार की बजट नीति, हमने देखा था कि बजट के माध्यम से ही पूरी राजकोषीय नीति अभिव्यक्त होती है। तो ये आपके 5 क्या है? प्रमुख उपकरण हैं। कर एवं कराधान, सार्वजनिक व्यय पब्लिक एक्सपेंडिचर के माध्यम से, सार्वजनिक ऋण पब्लिक डेट हो गया, इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट और सरकार की बजट नीति। आपको इनके पूरे नाम अच्छे से पता होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन वैसे आएगा जो मैंने बताया। अब लिमिटेशंस क्या है आपकी? सीमाएं कहां पे जाकर के बंद हो जाती हैं कि सब कुछ करने के बावजूद सरकार की राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार जो है पूरी अर्थव्यवस्था को क्या नहीं कर सकती? कंट्रोल नहीं कर सकती। इसी को हम क्या बोलेंगे? सीमाएं बोलेंगे। सो लिमिट्स या ड्रॉबैक्स क्या है फिस्कल पॉलिसी के? नीति के लागू होने तथा प्रभावी होने में काफी समय लग जाता है। सरकार एक जो फिस्कल पॉलिसी बनाती है और उसको फिर रियल ग्राउंड लेवल पे लागू करती है, तो इसमें क्या हो जाता है? काफी सारा गैप होता है और ओवरऑल भी कंप्लीट से, पूर्ण रूप से प्रभावी होने में क्या होता है? उसको टाइम लग जाता है। और तब तक अर्थव्यवस्था में बाहरी कुछ बदलावों की वजह से, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी घटनाएं हो रही होती हैं उससे चेंजेस आ जाते हैं। मान लीजिए कि सरकार ने आज कोई टैक्स की कोई नई नीति बनाई, क्रूड लेकर के, क्रूड ऑयल का एग्जांपल ले लेते हैं, और वो जब तक लागू होगी कंप्लीटली इंटरनेशनल लेवल पे, मान लीजिए कि क्रूड ऑयल के प्राइसेज में चेंजेस आ गए, या किसी भी ऐसी कंट्री जो कि क्रूड ऑयल का ज्यादा उत्पादन करती थी उस पर किसी दूसरी कंट्री ने अटैक कर दिया, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस एकदम से बढ़ जाएंगे। इन सब की वजह से क्या होगा? इसमें इफेक्टिव तरीके से वो लागू नहीं हो पाएगी, फिर से सरकार को अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। लोक लुभावन योजनाओं का राजकीय जो राजकोषीय नीति होती है इस पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सरकारें जब अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए क्या करती हैं? बहुत ही लोगों को अच्छी लगने वाली योजनाएं बता देती हैं कि जैसे कि आपको फ्री में लैपटॉप मिलेगा, किसानों का ऋण जो है वो माफ कर दिया जाएगा। इसकी वजह से जो सरकारी बजट होता है उस पे अतिरिक्त घाटा आता है, कंप्लीट चेक एंड बैलेंस बिगड़ जाता है, और जो राजकोषीय नीति पहले 1 साल पहले बनाई जाती है बजट के दौरान पे, वो फिर क्या है? इफेक्टिव नहीं रह पाती। तो ये जो लोक लुभावन योजनाएं होती है राजकोषीय नीति पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। सीमित प्रभाव किसका होता है? न तो ब्याज दर प्रभावित होती है इससे, और न ही उपभोक्ता का व्यवहार प्रभावित होता है। राजकोषीय नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं था ब्याज दर, ये मौद्रिक नीति का इंस्ट्रूमेंट है। ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसको कंट्रोल करता है? मौद्रिक नीति को। तो राजकोषीय नीति का जो प्रभाव होता है वो ब्याज दर पे कम पड़ता है। ये इसकी क्या होती है? एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। विस्तारवादी नीति यदि अपनाएंगे, राजकोषीय नीति के अंदर विस्तारवादी नीति अपनाएंगे, यानी कि खुद गवर्नमेंट ही ज्यादा से ज्यादा अपने उपक्रम लाना चाहेगी, तो निजी क्षेत्र क्या होगा? उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और यदि विस्तारवादी नीति नहीं होती है राजकोषीय, तब वो व्यापक नहीं हो पाएगी। व्यापक नहीं हो पाएगी तो इसका क्या होगा? नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं
कि विस्तारवादी नीति से निजी क्षेत्र पर क्या पड़ता है, दुष्प्रभाव, और विस्तारवादी नहीं रखें तो ये अपने आप में लिमिट हो जाती है। नेक्स्ट, क्रियान्वयन पर प्रशासन तंत्र और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी कुशलता पर निर्भर करता है। यानी कि मान लीजिए कि बहुत ही एक्सपर्ट लोगों ने फिस्कल पॉलिसी बना दी, राजकोषीय जो नीति है वो बना दी, लेकिन उसका क्रियान्वयन किसके हाथों में है? बाकी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कलेक्टर्स हैं, जो कि एसडीएम है, या बाकी के कोई भी जो विभिन्न लेवल पे अर्थशास्त्री लगा रखे, उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो स्किल्ड नहीं है, वो कुशल नहीं है, तो कितनी अच्छी पॉलिसी बना दो वो क्रियान्वित नहीं हो पाएगी। अगर मान लीजिए कि टैक्स कलेक्ट करने वाले अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं तो टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा। यदि एक्सपेंडिचर किसी स्कीम का 100 करोड़ बताया था और उसको खर्च कर दिया 150 करोड़, तो भी क्या हो गया, गड़बड़ हो गई। तो यानी कि नीति, अच्छी नीति बनाना ही एक बड़ी बात नहीं है, उसको कुशलता पूर्वक लागू भी करवाना पड़ता है। और इसी वजह से इसको हम क्या कहेंगे कि जो क्रियान्वयन है वो भी क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।